Welcome back again to the channel. So in this video we'll see the prelude to the civil disobedient movement. तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का इंट्रोडक्शन प्रस्तावना जो है उसमें हम देखेंगे द साइमन कमीशन ऑफ 1927. In November 1927, the British government appointed a 7-member commission under Sir John Simon to study the working of the Government of India Act 1919. नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 7 मेंबर वाली कमीशन अपॉइंट की जॉन साइमन के अंडर में। क्या करने के लिए अपॉइंट की? तो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या काम हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था बनाया था, राइट, उसकी स्टडी करने के लिए एक 7 मेंबर की कमीशन बिठाई गई। द कमीशन हैड नो इंडियन मेंबर। द INC एट इट्स December 1927 सेशन हेल्ड इन मद्रास, जो आज का चेन्नई है, रिजोल्व टू बॉयकॉट द कमीशन। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हो रहा था वो देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, जो 7 मेंबर की पैनल थी, राइट। तो ये एक बहुत ही गलत बात थी, तो उसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसका विरोध किया। द मुस्लिम लीग टू फॉलोड सूट, मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया। In February 1928, protesters greeted the Simon Commission on its arrival with black flags and cries of Simon go back. साइमन जो था वो इंग्लैंड से आ रहा था, तो उसका स्वागत, वैसे तो स्वागत करने तो नहीं गए थे, बट प्रोटेस्टर ने उसको साइमन गो बैक के नारे से और काले झंडे से उसको वहाँ पे ही रोका था, रोकने की कोशिश की थी। और उसमें लाला लाजपत राय को बहुत ही गहरी चोट लगी थी और अंत में उसकी मौत भी हो गई थी। पूर्ण स्वराज ऑफ 1929. 1928, मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू ड्राफ्टेड अ टेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ने और तेज बहादुर सप्रू ने 1928 में एक टेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको कहते थे नेहरू रिपोर्ट। इट डिमांडेड द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, और उसमें ये दोनों ने क्या किया था, क्या मांगा था? डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनियन, पता है आपको? डोमिनियन का मतलब होता है इंडिया को आज़ादी वैसी मिलेगी कि गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन करेगी ब्रिटिश सरकार, जैसे कि आज ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लैंड की क्वीन को ही सोवरेन माना जाता है। तो वैसे डोमिनियन स्टेटस लाना चाहते थे हमारे 2 महान, द सो कॉल्ड महान, मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर। द ड्राफ्ट वॉज फॉलोड बाय अ डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल बाय कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एट इट्स लाहौर सेशन इन 1929। इस ड्राफ्ट के बाद पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, या फिर जिसको कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में हवा निकल गया उसका, और फिर जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में कांग्रेस ने ये लाहौर सेशन में मांग की। द डिमांड लेड टू द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर गांधी जी। गांधी जी के अंडर में ये डिमांड की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हो गई। Now, what is civil disobedience movement? In 1930, Gandhi ji called for a civil disobedience movement against the British. He announced that he would break the salt law himself. उन्होंने अनाउंस किया कि वो खुद ये नमक का काला कायदा है कि नमक पे टैक्स लगाने का, वो ब्रेक करेंगे। In those days, salt manufacturing was the monopoly of government. उन दिनों सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती थी, ऐसा गवर्नमेंट ने, देखो जैसे मैंने कहा कि वो कुछ अच्छा करने के लिए नहीं आए थे अंग्रेज, तो सॉल्ट कैसी चीज़ है कि रेसिपी में होता है तो हमें उसकी प्रेजेंस फील नहीं होती है, लेकिन जैसे ही नमक डालना भूल गए तो उसके बिना किसी को कुछ पसंद नहीं होता है, खाना जचता नहीं है। तो वो गवर्नमेंट को
इजीली, क्योंकि वो कनिंग थे, लुच्चे थे, तो उसको ये पता ही था, तो उसने डिसाइड किया कि भाई चलो सॉल्ट को हम टैक्सेबल कर डालते हैं, क्योंकि सॉल्ट के बिना तो किसी को चलेगा नहीं, तो उस वजह से टैक्स हमारे यहाँ बढ़ जाएगा एज एन इनकम, और फिर हमारी इनकम बढ़ने से हम और पावरफुल बन जाएंगे और ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे। ये सब कुछ उनके दिमाग में हमेशा ट्रेड ही रहता था, राइट। इन दोज डेज सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग वॉज द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल हैड टू पे अ टैक्स वेन एवर दे परचेज सॉल्ट। नमक पे टैक्स डाल दिया। 12 March 1930 गांधी जी along with some of his followers marched from Sabarmati Ashram to coastal town of Dandi, where they broke government laws by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt. तो 1930 12 मार्च को गांधी जी और उनके फॉलोअर्स साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गए चल के, एंड वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट लॉ को ब्रेक किया। कैसे? तो लंप उठाया नेचुरल सॉल्ट का, उसको गर्म पानी में बॉईल किया और फिर नमक बनाया, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोटो, राइट। दांडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उससे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। पीपल फ्रॉम ऑल क्लासेस एंड कम्युनिटीज पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। हर एक तरह के लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। थाउजेंड्स ऑफ वीमेन टुक पार्ट इन पिकेटिंग शॉप्स सेलिंग फॉरेन क्लॉथ एंड लीकर। कई महिलाओं ने ऐसी दुकानों के आगे धरना धर दिए जो विदेशी सामान बेचती थी और दारू भी बेचती थी। द फेमस पोएटेस सरोजिनी नायडू लेड अ मार्च ऑफ द सत्याग्रहीज टू गवर्नमेंट ऑन सॉल्ट डिपोज। सरोजिनी नायडू जो बहुत ही प्रख्यात कवियत्री थी, उन्होंने भी सत्याग्रही की मार्च को लीड किया था और गवर्नमेंट ऑन सॉल्ट डिपोट्स के पास जाके उन लोगों ने विरोध किया था। द रोल प्लेड बाय विमेन ऑर्गेनाइजेशन सच एज देश सेविका संघ एंड नारी सत्याग्रह समिति वॉज रिमार्केबल। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया वो काफ़ी काबिल तारीफ था। इन द नॉर्थ वेस्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान, पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी, लेड द मूवमेंट। नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिमी भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये मूवमेंट को लीड किया था, राइट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय हिम वॉज नोन एज खुदाई खिदमतगार, और उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। द रोल प्लेड बाय मणिपुरी पीपल इन दिस रिगार्ड वॉज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। मणिपुरी लोगों ने इस बारे में जो कुछ भी काम किया था वो बहुत ही मायने रखता था। रानी गादिनलिउ जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल एट द एज ऑफ 13। ठीक है, 13 साल की उम्र में बच्चे खेलते हैं और उस उम्र में रानी गैदिनलिउ ने ये फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रगल को ज्वाइन किया। शी वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको आजीवन कैद की सजा भी दी गई। नेक्स्ट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज एंड गांधी इरविन पैक्ट। गोड़ मेजी परिषद जिसको कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। November 1930, the first round table conference was convened in London. पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ। द कांग्रेस बॉयकॉटेड द कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने उसका विरोध किया। नो डिसीजन कुड बी टेकन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की एब्सेंस की वजह से वो कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट आया नहीं। एक्चुअली अंग्रेजों ने वो अरेंज किया था कि कुछ बात करके उसका हल निकाला जाए जो कुछ भी परिस्थिति थी देश में उसका। In early 1931, Viceroy Irwin and Gandhiji signed a pact that came to be known as the Gandhi-Irwin Pact. 1931 में देखा जाए तो वाइसरॉय इरविन और गांधी जी ने एक पैक्ट माने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। उस पैक्ट के अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस अग्रीड टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अग्री कर लिया कि अब हम कैंसिल कर लेंगे एंड अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, पार्ट लेंगे। The British government promised to release all Indian prisoners arrested for participating in the civil disobedience movement and remove tax on salt.
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि बदले में कांग्रेस ने किया प्रॉमिस कि हम अटेंड करेंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम इंडियन प्रिजनर को, कि जो अरेस्ट हुए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, वो उसके बदले में उसको छोड़ देंगे एंड टैक्स सोल्ट को रिमूव कर देंगे। टैक्स रिमूव, सोल्ट पे जो टैक्स डाला है वो रिमूव कर देंगे। एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हावेवर नो अग्रीमेंट ऑन इंडिपेंडेंस कुड बी रीच्ड। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी आज़ादी के बारे में कुछ नहीं हुआ। चर्चा हुई, कांग्रेस थी, ब्रिटिशर्स थे, बट आज़ादी का कुछ नहीं निकला। गांधी जी अनाउंस द रिवाइवल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने कह दिया कि फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हो जाएगी भाई, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी की कोई बात ही नहीं हुई। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंडन इन 1932 ऑल्सो फेल बिकॉज द कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन। थर्ड में फिर से कांग्रेस हाजिर नहीं रही। द कांग्रेस सस्पेंडेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन May 1933 एंड फाइनली विड्रू इट इन 34। 33 में सस्पेंड कर दी थोड़े समय के लिए और 34 में विड्रॉ कर ली, तो वो भी था। नेक्स्ट इज अप्रोचिंग द एंड ऑफ द राज। अभी ब्रिटिश राज के एंड के तरफ जाने की बात है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। In 1935, the British passed the Government of India Act, which articulated the following goals. 1935 में ब्रिटिश ने एक पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें ये गोल्स आर्टिकुलेट किए गए, मतलब कि फ्लुएंटली उसको इम्प्लीमेंट किए गए। एस्टैब्लिशिंग अ फेडरेशन इन इंडिया, एक ग्रुप, एक समूह बनाना है जिसमें हर एक स्टेट की गवर्नमेंट होगी वो सरेंडर कर देगी। अचीविंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उसमें हर एक स्टेट को अपनी ऑटोनॉमी मिल जाएगी, राइट। ऑटोनॉमी माने स्वायत्ता, कुछ अपने हिसाब से उनको पावर्स मिलेंगे। अप्रूविंग बाई कैमरल लेजिस्लेचर एज द सेंटर इन सम प्रोविंसेस, कुछ राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर माने टू हाउसेस विल बी देयर, लोकसभा विधानसभा। प्रपोजिंग द सेटिंग अप ऑफ फेडरल कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल कोर्ट का प्रपोजल हुआ, फेडरल कोर्ट सेटअप करने का, जिसमें सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए ये फेडरल कोर्ट, फेडरल माने एक से ज़्यादा लेवल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोकल लेवल। However, the act did not satisfy any of the important objectives of Indian national movement. हालांकि गवर्नमेंट, अंग्रेज की गवर्नमेंट हमेशा गोड़ बातें ही करती थी और उसकी वजह से कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। द कांग्रेस वाइल रिजेक्टिंग द एक्ट डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग इलेक्शंस फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 1937। अब क्योंकि लेजिस्लेटिव कर दिया था अंग्रेज ने, तो नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रहा था उसमें कांग्रेस ने लड़ने का मना कर दिया, क्योंकि ये एक्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। द इलेक्शंस केम विथ अ थम्पिंग विक्ट्री फॉर द कांग्रेस, राइट। और फिर हुआ क्या, सॉरी डिनाइड नहीं, डिसाइड किया कि कांग्रेस जो है वो चुनाव में भाग लेगी। और उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर निकल पड़ा। मैनी कांग्रेस लीडर्स ऑफर्ड टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट इन रिटर्न फॉर इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। कई कांग्रेस लीडर्स ने ब्रिटिशर्स को कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और बदले में आप हमें आज़ादी दे देना। बट व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट Britishers would not agree to this, the Congress ministers resigned in protest and political agitation was launched all over the country. जब ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि हम आज़ादी तो नहीं दे पाएंगे, तो कांग्रेस मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया उनके विरोध में और पॉलिटिकल एजिटेशन लॉन्च हुआ कंट्री में। इन अक्टूबर 1940 Mahatma Gandhi launched individual satyagrahas and Vinoba Bhave became the first person to participate. महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किया और विनोबा भावे ने पहले वो पर्सन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। विद इन अ शॉर्ट पीरियड अबाउट 25,000 सत्याग्रहीज वेर इन प्रिजन। काफ़ी कम टाइम में
25,000 सत्याग्रहीज को इम्प्रिजन कर दिया गया, माने जेल में डाल दिया गया, राइट। तो नेक्स्ट था द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। On 8 August 1942, the All India Congress Committee met in Bombay and passed the historic Quit India resolution. भारत छोड़ो चळवळ बॉम्बे में 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मिलके ये रिजोल्यूशन डिक्लेयर किया, पास किया। A mass struggle on the widest possible scale was proposed under the leadership of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में बहुत बड़ी मास स्ट्रगल प्रपोज की गई कि भाई ऐसा करना होगा, वाइडेस्ट पॉसिबल, जितनी हो सके उतनी बड़ी करना। गांधी जी गेव हिज मंत्र फॉर डू और डाई एंड आस्क द ब्रिटिश टू क्विट एंड लीव इंडिया टू इंडियंस। करो या मरो, ये गांधी जी ने इंडियंस को प्रपोज किया और अंग्रेजों को ये अल्टीमेटम दिया कि आपको किसी भी हालत में भारत को भारतीयों के हाथ में सौंप कर जाना चाहिए। There were country-wide strikes and processions against British repression। ब्रिटिश के दमनकारी अत्याचार के विरोध में पूरे देश में स्ट्राइक्स माने हड़ताल वगैरह सब कुछ होने लगा और प्रोसेशंस निकलने लगे। द रेलवे लाइन्स, पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस एंड लॉ कोर्ट्स वेर ऑल अफेक्टेड। सारी गवर्नमेंट ऑफिस को असर हुआ। 9 अगस्त 1942 में गांधी जी और उसके सारे मेंबर्स, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स जो है उन सबको अरेस्ट किया गया और 1943 के एंड तक में 90,000 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था एंड अराउंड 1,000 वेर किल्ड इन पुलिस फायरिंग। पुलिस फायरिंग में 1,000, तकरीबन 1,000 लोगों को मार गिराया था। ये आंकड़ा सरकारी है, ज़्यादा भी हो सकता है। द क्विट इंडिया मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द डेप्थ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग इन द कंट्री, द कैपेसिटी फॉर स्ट्रगल एंड सेंस ऑफ सेक्रीफाइस अमंग द इंडियन पीपल। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो चळवळ ने नेशनलिस्ट कंट्री में नेशनलिस्ट फीलिंग कितनी डीप है, कितनी गहरी और कितनी ज़रूरी है, ये साबित कर दिया गया था। और स्ट्रगल की कैपेसिटी एंड सेक्रीफाइस का सेंस इंडियन पीपल में क्या था वो दिख रहा था इसमें, राइट। बलिदान देने के लिए लोग निकल पड़े थे। इट वॉज नाउ क्लियर दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर टू एन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अराउंड द कॉर्नर। अब ये तय हो चुका था कि भारत को आज़ादी जल्द ही मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैम्पशिप ने कमेमोरेट क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 को कमेमोरेट करने के लिए स्टैम्प्स उन्होंने डिक्लेयर किया था। रिवाइवल ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म 1920s और 1930s में नए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया गया, राइट। और कई इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसमें आर्म रेजिस्टेंस भी हुए कंट्री में, राइट। हथियारों के साथ भी विरोध हुए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, B.K. दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, प्रतिलता वाडेकर and Kalpana Dutt were some of the prominent revolutionary of this period। नाम लेकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे सारे नाम जो अंग्रेजों को मार भगाने के लिए ही जिन्होंने जन्म लिया था, वैसे बिस्मिल, खान, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, दत्त, शेखर आज़ाद, सूर्या सेन वगैरह वो उस समय के प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने अपनी जान गंवाने में भी एक सेकंड का भी समय सोचा नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान एंड राजेंद्र लाहिरी वेर अरेस्टेड एंड ट्राइड फॉर द काकोरी कॉन्स्पिरेसी एंड केस एंड सेंटेंस टू डेथ। ब्रिटिश की ट्रेन जा रही थी काकोरी और वहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने फैमिलीज, कुछ इंडियंस और काफ़ी सारा माल सामान और सोना वगैरह लेकर जा रहे थे। इन लोगों ने काकोरी ट्रेन को लूटने का डिसाइड किया था और वो लूट भी लिया था और उनमें वो पकड़े गए थे और उसको फांसी की सज़ा मिली। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेर ट्राइड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड हैंग्ड। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने वहाँ पे लाहौर के सेशन में पर्चियाँ बांटी थी और ऐसे जगह पे बॉम्ब फोड़ा था जहाँ पे किसी को नुकसान ना हो और खुद ही सरेंडर हो गए थे। वहाँ पे भी उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई।
चंद्रशेखर आज़ाद वॉज किल्ड इन एन एनकाउंटर इन इलाहाबाद। इलाहाबाद माने आज का प्रयागराज, पहले का भी प्रयागराज। मुगलों ने अपनी खराब नीति के तहत इलाहाबाद नाम रख दिया गया था, जो कि प्रयागराज है। वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद वो भी शहीद हो गए एनकाउंटर में, अंग्रेज़ों के एनकाउंटर में। हालांकि वो काफ़ी डर रहे थे इनसे और काफ़ी टाइम भी लगा, पर फिर वो यहाँ पे किल्ड लिखा है, वो किल्ड नहीं था, उन्होंने खुद को ही मार दिया था क्योंकि वो अंग्रेज़ों के हाथ आना नहीं चाहते थे। The most daring of the revolutionary activities in India was perhaps the attack on the armory at Chittagong by Surya Sen and his associates प्रीतिलता वाडेदर एंड कल्पना दत्त इन अप्रैल 1930। सबसे डेयरिंग जो थे, राइट, वो आर्मरी अटैक चित्तागोंग में हुआ था। सूर्या सेन और उसके एसोसिएट्स प्रीतिलता और कल्पना दत्त ने किया था। सूर्या सेन वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड इन 1933। उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया था। द इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस, INA, कौन नहीं पहचानता सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस joined the Indian National Congress in 1921 but quit over ideological differences with Gandhiji and formed his own party in All India Forward Bloc in 1939। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही डायनेमिक और अच्छे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किए 1921 में, बट गांधी जी के साथ उनके आदर्श मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए खुद अलग होके ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया 1939 में। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, द ब्रिटिश केप्ट हिम अंडर हाउस अरेस्ट कंसिडरिंग हिम अ डेंजरस रिवोल्यूशनरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब निकल पड़ा तो ब्रिटिश ने सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट में रखा और ये कहकर कि वो एक डेंजरस रिवोल्यूशनरी है, राइट। In 1941, Bose escaped from India and reached Tokyo। जापान में पहुंच गए, यहाँ से निकल के भाग के। In Tokyo, he became the leader of Indian National Army and gave the slogan of दिल्ली चलो and the salutation of जय हिंद। वहाँ पे जय हिंद जो है उसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर बन के उन्होंने दिल्ली चलो का सूत्र भी दिया था, which became the source of inspiration to the आज़ाद हिंद फौज फॉर द इंडियन नेशनल आर्मी। आगे जाके वो प्रेरणा बनी इंडियन नेशनल आर्मी के आज़ाद हिंद फौज के लिए। जापानीज फोर्सेस एंड एडवांस टूवर्ड्स इंडिया वाया बर्मा। वो फिर बर्मा के थ्रू आज़ाद हिंद फौज जापानीज फोर्सेस के साथ आगे बढ़ी। दे प्लांटेड इंडियन फ्लैग एट मोरांग इन मणिपुर। मणिपुर में इंडियन फ्लैग प्लांट किया। However, the defeat of Japan in the Second World War in 1945 forced the INA to abandon its plans। जापान की हार हुई जब 1945 में दूसरे वर्ल्ड वॉर में, तब उसकी वजह से इंडियन नेशनल आर्मी को अपना प्लान अबेंडन करना पड़ा। यहाँ पे मोहन सिंह को आप देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट फिगर इन द INA, वो जापानीज ऑफिसर के साथ हाथ मिला रहे। हमारे बहुत अनफॉर्चुनेट बदनसीब कि तब जापान हार गया। So in this video we are up to this, and in the next, that is the last video of this chapter, we will see about awakening to the freedom, right? So see you in the next video.